तो जो मेरा पहला सरनेम है मेघा परमार, उस परिवेश में जब मैं 2 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। हमारे यहाँ सगाई रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ सगाई नारियल यहाँ से यहाँ भेज देते हैं और फिर हमारी सगाई हो जाती है। तो मैं खुद भी जब मेरी 2 साल की थी तो मेरी सगाई हो गई थी। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे भाइयों की रोटी बनाने के लिए आया, और मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मेरे भाइयों को थैंक गॉड टिफ़िन और बाई के हाथ का खाना पसंद नहीं आया, वरना मुझे किस रूप में ईश्वर प्लेटफॉर्म देता। आप पुलिस वालों की जो जीप देखी होगी, ऐसे हमारे घर पे जीप थी। वो जीप मेरे वाटर पार्क तक पहुँची, मुझे बिठाया गया और मुझे वो जीप में तब से मारना शुरू किया गया था और तब तक घर तक नहीं रुका था। मेरा कान, मेरा गाल, मेरी नाक, मेरा सिर सब सूज चुका था। तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने कहा ओके जाइए, सीधा जाकर लेफ़्ट। तो मैंने कहा जाता कहाँ है? तो उसने पूछा ऐसा क्यों प्रश्न कर रही है ये, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा बोलते थे कि जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर से जाए तो मुंह मत खुला किया करो। तो मुझे लगा कि मैं जो भी जाऊंगी वो छितर बितर हो जाएगा और नीचे लोगों के ऊपर गिरेगा। तब डेली अखबार में पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। तो मुझे क्लिक हुआ, ओके लड़कों ने किया है, लड़की ने क्यों नहीं किया। पॉइंट था जब मेरे शेरपा ने एक लाइन कही थी जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहाड़ वही है, ज़िंदगी रही तो तुम दोबारा चढ़ लेना। और उसके बाद मेरा शेरपा मुझे लौटा कर आ गया, और मैं जब वापस आई तो काठमांडू में पता चला कि अखबारों में तो छप चुका है कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। तो उन्होंने तुरंत मनाली के अस्पताल में भेजा, जहाँ मुझे सीटी स्कैन में पता चला कि मुझे 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हुए हैं। टीचर्स की मैं नौकरी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत सीट हार्नेस जो हमारा होता है उसको बनाया और मुझे मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दी। नौकरी है नहीं, शरीर आपने तोड़ दिया, सपना आपने तोड़ दिया, और मुझसे क्या लोगे, सब तो छोड़ दिया आपने। मैंने पटरी को देखा और मुझे लगा कि कुछ गलत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मैं ज़ीरो पे थी। और फिर मुझे इमेजिन हुआ कि मान लो मैं ये कदम उठाती हूँ तो टुकड़े होंगे, टुकड़े घर पहुँचेंगे तो पापा बगल में बैठ के कैसे रोएंगे। आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के भोजनगर ग्राम से आई हूँ। मुझे आज देहरादून के इस दैनिक जागरण के कार्यक्रम संवादी में इतनी दूर से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनंत विजय सर, उनकी पूरी टीम, अभिषेक जी, आरती जी और आप सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको मेरे साथ आज एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर -52 डिग्री टेम्परेचर पर लेकर चलूँगी। क्या आप सब तैयार हैं? तो आज आप मेरे साथ इन कुछ पलों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मेरे सफ़र में आप अपने अपने एवरेस्ट के साथ चलेंगे। मैं इस समय 30 वर्ष की हूँ और मैं आपको मेरे जन्म के स्थान पर लेके जाती हूँ। तो मूलतः मेरा गांव है भोजनगर, जहाँ मेरा जन्म हुआ। जन्म का परिवेश से मैं लेके चलूँगी आपको। तो मेरे घर मेरी 6 बुआएँ हैं, मेरी 12 बहनें हैं, मंझले पापा बड़े पापा की। तो मेरे घर बहनें तब तक आती रहती हैं जब तक कि भाई ना आ जाए। तो मेरे बाद मेरा छोटा भाई आ गया, इसलिए हम 2 बहन भाई हैं। मेरे गांव में मेरी पढ़ाई मेरे भाइयों की सभी की गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी और मेरी 5वीं कक्षा तक मेरे गांव के सरकारी स्कूल में हुई। गांव में स्कूल उपलब्ध नहीं था, तो आगे मेरे मामा साहब के घर मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मैं उस परिवेश से आती हूँ जहाँ हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी लड़के पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैं जब 2 साल की थी तो मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, मेरे नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ है मेघा परमार शर्मा। तो जो मेरा पहला सरनेम है मेघा परमार, उस परिवेश में जब मैं 2 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। हमारे यहाँ सगाई रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ सगाई नारियल यहाँ से यहाँ भेज देते हैं और फिर हमारी सगाई हो जाती है। तो मैं खुद भी जब मेरी 2 साल की थी तो मेरी सगाई हो गई थी। और हमें सिर्फ 12th क्लास तक इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जात का सम्मेलन और सरकारी सम्मेलन होता है। मेरी पढ़ाई का कारण भी ये था कि मेरे घर वाले जो पढ़ा रहे थे या मेरी बहनों को पढ़ा रहे थे, उसका कारण ये होता है कि जब सरकारी सम्मेलन और जात के सम्मेलन में हमें भेजा जाता था तो पुलिस के छापे पड़ते थे, क्योंकि आधार कार्ड भी फर्जी बना लिया जाता था। तो जब भी लड़की को हम सम्मेलन में लेके जाते हैं तो वो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की मार्कशीट देखते हैं कि हाँ ये पढ़ी है। तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो या पास हो, फ़र्क ये पड़ता है कि ये 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं। तो मेरी पढ़ाई मेरे मामा साहब के घर होने के लिए मुझे भेजा गया, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रांग होने का मौका मिला। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं, यहाँ हम अपने घर पे रहेंगे तो फ्रिज में से टमाटर लेने से पहले भी हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम लें या नहीं लें।
जब हम दूसरों के घर पर रहते तो आपको एक टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता है आप लें या नहीं लें। और मैं जब मामा सबके घर पे रहती थी तो भयंकर भूख लगती थी, क्योंकि एक उम्र का वो पड़ाव आ जाता है जब हम 14 साल के होते हैं और हमें पागलों की तरह भूख लगती है। तो मेरे लिए 8-8 9-9 रोटियां खाना बहुत सहज बात थी। पर उधर से ये जवाब आता था, अभी तो आटो पिसवायो तो, या कितनी रोटी खाएं। तो फिर हमारे यहाँ जो गाय को देने के लिए रोटियाँ गेट के ऊपर रख देते कि जब भी गाय आए तो उसको दे देना। तो कई दफ़ा वो रोटियाँ पापड़ के समान भी लगती थी। जब हम दूसरों के घर पर रहते हैं तो गांव से मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, तो रोना जब आता था तो उनके सामने रो नहीं सकते क्योंकि बुरा लग रहा है, और घर पे बता नहीं सकते कि बुरा लग रहा है, तो अलमारी का किमाड़ खोल के उसमें मुंडी डाल के रो लो, फिर चुपचाप काम करने लग जाओ। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो उनके बच्चे भी आपको बहुत मारते हैं। जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो उनको ठंड नहीं लगती, पर आपको बहुत हमें ठंड लगते हुए भी कितने भी बर्तन हो या कुछ भी हो वो सब करना होता है। तो मेरा बचपन से लेके किशोर अवस्था का समय 12वीं कक्षा तक मेरे मामा जी के घर बीता। 59 नंबर से मैंने 12वीं कक्षा पास करी और मैं गाँव आई। मेरी लगन निकल गई थी और मेरा ये डिसाइड था कि अरे हमारा तो ब्याह होने वाला है। तो जिस परिवेश से मैं आती हूँ तो मेरा ये था कि बस दूध घी की शौकीन हूँ, तो सामने वाले घर वालों को बोल दीजिएगा कि वो मुझे, क्योंकि मैं नेल बाइट करती हूँ, तो राख से बर्तन ना मंजवाए और बस घर में फ्रिज होना चाहिए और जल्दी से एक मोबाइल ला के दे दो ताकि सबको मैं फ़ोन करते हुए बात करते हुए देखती थी तो मेरी भी बातें शुरू हो जाए। तब मेरा पहाड़ चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का या ये सपना बिल्कुल नहीं था। कई बार जीवन में मैं इस चीज़ को अपने जिक्र कर रही हूँ कि कई बार हमारे सामने हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो हमें पता नहीं चलते। तो मेरे जीवन में जो किस्मत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आया वही मेरे भाइयों के रूप में आया। जो मेरे भाई थे, 3, बड़े पापा का एक, मंझले पापा का एक और मेरा छोटा भाई एक। तो ये पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल एक सीहोर है, वहाँ गए और वो भाग भाग के गाँव आ रहे थे। कारण था कि ना उनको टिफ़िन के हाथों की रोटी पसंद आ रही थी, ना ही बाई के हाथों की पसंद आ रही थी। तो उन्हें घर पे बोल दिया था कि हमें तो नहीं पढ़ना क्योंकि हमें रोटी पसंद नहीं आ रही है। जब मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए तो उन्हें देखा कि दूसरी मंजिला पे उनका घर था, सामने रोड था और बिल्कुल जस्ट सामने जहाँ आप बैठे हैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज आया था। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि घर की सबसे छोटी छोरी है तो इसका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, लड़कों की रोटियां भी बन जाएगी और ये छोरियों का कॉलेज है, छोरे हैं नहीं तो ये भी पढ़ लेगी, रोड के पार ही तो जाना है। तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे भाइयों की रोटी बनाने के लिए आया और मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मेरे भाइयों को थैंक गॉड टिफ़िन और बाई के हाथ का खाना पसंद नहीं आया, वरना मुझे किस रूप में ईश्वर प्लेटफॉर्म देता। तो कई बार मैं प्लेटफॉर्म को इस रूप में देखती हूँ कि प्लेटफॉर्म हमारे सामने, आंखों के सामने ईश्वर कुछ अलग रूप में भेजता है। मेरे यहाँ अलग भेजा। अब मैं जब गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीहोर में मेरा एडमिशन हुआ, मेरे 3 भाई मेरे साथ रहते थे और मैं वहाँ पढ़ती थी। पर जब हमें सबसे पहले आज़ादी मिलती है तो हमें सबसे पहले हवा भी लगती है। तो मुझे भी हवा लगी। मैं जब गांव से पहली बार गई तो मेरे गर्ल्स कॉलेज की दोस्त जो मुझे बोलती थी, मुझे वही अच्छा लगता था क्योंकि घर के 2 जोड़ सलवार सूट थे, पीले बाल थे, तो वो बोलती थी तुम इतने कंजूसी में जीवन क्यों बिताती हो, थोड़ा मॉडर्न बनो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। अब एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सबसे पहले फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाई जिसका नाम था उर्वशी परमार। दूसरा, मैंने बहुत सारे झूठे बैलेंस भी डलवाए। तीसरा, मेरी सहेली ने कहा कि घर से पैसे चोरी करा करो ताकि छोटे छोटे शौक पूरे हों, क्लिप लगाना, क्लेचर लगाना, ये भी मैंने शुरू किया। और मैं जब भी गांव जाती थी मैं पापा के पैसे मार के लाती थी। हमें क्योंकि उस समय आज़ादी मतलब हमारे जो दोस्त बोल रहे हैं वही अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है जो उड़ान एकदम से मिलती है उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। उसमें से मैं भी एक थी जो कर रही थी, पर उसका स्टॉप भी बहुत ख़तरनाक लगता है। जब मैं वापस मेरी दोस्तों के कहने पर मैंने गांव से 250 रुपये चोरी किए और हम सब 5-6 लड़कियां वाटर पार्क गईं। और वाटर पार्क में हम पानी में वाटर पार्क में वो कर रहे थे, तभी मेरे गांव के एक भैया ने देख लिया और घर पे फ़ोन किया कि तमाई छोरी चिपका कपड़ा पहन के 5-6 छोरियाँ पानी में मस्ती कर रही है। आप पुलिस वालों की जो जीप देखी होगी, ऐसे हमारे घर पे जीप थी। वो जीप मेरे वाटर पार्क तक पहुंची, मुझे बिठाया गया और मुझे वो जीप में तब से मारना शुरू किया गया था और तब तक घर तक नहीं रुका था। मेरा कान, मेरा गाल, मेरी नाक, मेरा सिर सब सूज चुका था और घर पे सब बोल रहे थे दामोदर थारी छोरी आज तो वाटर पार्क गई है, एक जल्दी विदा कर नहीं तो यह कहना कहाँ जाएगी। और मुझे बहुत मारा गया
और इतना मारा गया है जब तक पापा शाम को हमारे यहाँ चरी काट के नहीं आते थे तब तक बुआ जी, मम्मी, ताई जी ये सब वही बोल रहे थे कि थारे रोटी बनाने सरू भेजियो थो, देख तू कहीं कर रही है, थारे शर्म नहीं आई, ये सब वगैरह वगैरह सभी चीज़ें होती रही। मैं आज कहती हूँ कि हम लोग कहते हैं ना ओपन माइंडेड कहीं भी हो सकते हैं। मैं मेरे पिताजी के रूप में कहती हूँ, मेरे पिताजी लाइलॉन का जूता पहनते हैं। वो 4 बजे के बाद कभी किसी शहर के कोने पे नहीं गए, क्योंकि शाम को गाय का दूध लगाना पड़ता है और एक ही व्यक्ति के हाथों वो दूध देती है। यदि वो चले जाएंगे तो वो दूध नहीं देगी और हमारे घर की का राशन मतलब उसी से खर्चा चलता है। तो कभी मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं आए। जब सारे लोग मुझे मार रहे थे और बोल रहे थे कि थाई छोरी भाग जाएगी, आज तो वाटर पार्क गई कि ना कहाँ जाएगी, तो उनने मेरे सिर पे हाथ रखते हुए ये बोला था कि बेटा बुरी बात यहाँ नहीं कि तू वाटर पार्क गई है, बस तुम्हारे बता देते हैं तू कहाँ जा रही है तो मैं इन सब के बता सकता। तो मेरे जीवन में उस दिन मुझे सही और गलत का उत्तर पता चला। ये जितने भी वीडियोस कैमरेज में देख रही हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी बच्चे आपको मिले तो उनको बताना कि हम बड़े दुविधा में होते एक समय कि सही और गलत का अंतर क्या है। तो सही और गलत का अंतर सिर्फ इतना सा है, जो चीज़ हमें बताने में हमारे अपनों को शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, वो हर चीज़ गलत है। और हर वो चीज़, भले आप नाराज़ हो रहे हो पर मैं बता रही हूँ कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, आप नाराज़ हो रहे पर मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही है, वो हर चीज़ सही है। मेरे पापा ने सबके कहने के बावजूद दूसरे दिन मेरे छोटे भाई के साथ मुझे बाइक पे बिठा दिया। मेरा भाई को तक मुझे बाइक पे बिठाने में शर्म आ रही थी कि नहीं तमाई छोरी ने फर्जी आईडी उन बना रखी है, मैं तो नहीं ले जा रही हूँ ओके। पर मेरे पिताजी ने मुझे बिठाया और एक चीज़ बोली कि बेटा याद रख जे, एक बात थारे भागना हो तो भाग जा जे, पर याद रख जे कि तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगो, तो बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगो, अब थारी मर्जी, थारे जो करना है। मैं कहती हूँ कि हम हमारे बच्चों को मार के डांट के नहीं सुधार सकते, उनको आत्मग्लानि करवा दीजिए यदि वो गलत हो। मुझे जब बाइक पे बिठाया मेरे पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मुझे कुछ करना है। मैं बाइक पे बैठी, सबसे पहले जो फर्जी आईडी थी उर्वशी परमार के नाम से, वो मैंने डिलीट करी। जितनी सिम थी वो मैंने तोड़ी और मैंने डिसाइड किया था कि जितने भी धत्कर्म मैं इन दिनों कर रही हूँ वो सब मुझे छोड़ने हैं। अब मैं जब कॉलेज आई हूँ तब मेरा नया चीज़ शुरू होता है, क्योंकि मैंने पापा की नाक कटवा दी थी। हम इस मंच पे या बड़े मंच पे बोलते हैं कि मैंने देश के लिए किया, राज्य के लिए किया, पर पहली शुरुआत आपकी, मेरी या हम सब की वहाँ से होती है। हम सब के मन में पहली चिंगारी आती है कि हमारे माँ बाप को हमारे ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। मेरे को ये था कि मेरे पापा बोले हाँ हमारी छोरी ने कुछ करो, तो वो कैसे होगा। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स थे। मेरे गर्ल्स कॉलेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता था, चांदी के मेडल पे सोने की पॉलिश करके। मुझे वो अचीव करना था, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल फ़ोन करके हमारे पिताजियों को घर से बुलाती थी। 1 साल पहले मैंने मेरी सीनियर को देख लिया था, तो मुझे वो मूवमेंट मेरे पिताजी को दिलवाना था ताकि वो मुझ पर फिर से भरोसा करें। उसके लिए डांस, एक्टिंग सब में पार्टिसिपेट करना पड़ता था कॉलेज में, और मैंने सब किया। ये वो मंच था जब मैंने पहली बार इतनी सारी आंखें देखी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक लाइन थी जो रात भर मैंने दर्पण में याद करके सीखी थी, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। वो लाइन थी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। रात भर वो आपने देखा है राम नारायण पंचांग पे लिखी हुई लाइन रहती है ऊपर, उसी में से देख के मैंने रट के ये लाइन याद करी थी और दूसरे दिन मैं बोली थी। और मुझे लगा कि कुछ तो करना है, पर वो कुछ मुझे मिल नहीं रहा था कि कुछ करना है। मैंने डांस में, एक्टिंग में, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मेरे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने के अलावा भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मालदीव भेजा गया। जब मैंने 2 गाँव को एलईडी युक्त किया, मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठी। और मेरे लिए हेलीकॉप्टर में बैठना इसलिए बड़ा अद्भुत था कि मेरे साथ मिस इंडिया, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन, आईआईटी के टॉपर, निफ्ट के टॉपर, भारत देश के डायरेक्टर गए थे और मैं 2 सलवार सूट और 1 साड़ी में उनके साथ बैठी थी। बहुत लंबा सफ़र हो गया। वैसे विजय सर ने भी हेलीकॉप्टर में बुलाया है, अब आदत हो गई। पहली बार बैठी थी, तो जब मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठी और मालदीव तक का सफ़र तो लंबा टाइम हो गया था, तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने कहा ओके जाइए, सीधा जाकर लेफ्ट। तो मैंने कहा जाता कहाँ है, तो उसने पूछा ऐसा क्यों प्रश्न कर रही है ये, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा बोलते थे कि जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर से जाए तो मुंह मत खुला किया करो। तो मुझे लगा कि मैं जो भी जाऊंगी वो छितर बितर हो जाएगा और नीचे लोगों के ऊपर गिरेगा, तो मैं क्या करूं, पहले पूछ तो लूँ मैं, वरना मैं पॉलीथीन लेके जाऊं। तो उसने मुझे बड़े अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने वो गया, और जब मैं मालदीव गई तो देश की राजदूत हमें मिलने के लिए आए, भारत का झंडा मेरे पीछे लगा हुआ था, और तब मुझे फील हुआ कि नहीं कुछ तो है, मुझे कुछ करना है।
और मिस इंडिया की जगह हिंदी अच्छे होने की वजह से मुझे भारत के लिए मालदीव के यूथ का जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो मेरे मन में था कि बहुत सारा सोना था जो अंग्रेज लूट के चले गए, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। पर उस दिन हमारे एक डायरेक्टर सर की तरह या आपकी तरह, क्योंकि आप सबके माँ सरस्वती है, जितने भी साहित्यिक लोग आए हैं यहाँ पे, सर, ममता मैडम और सब, मैं मानती हूँ कि हम सब सीख सीख के हमारे पास आए और माँ सरस्वती की आप पे स्पेशल कृपा है कि आपको यहाँ विराजमान कर देती है वो। तो सुनी सुनाई एक लाइन पढ़ के मैंने वहाँ पे बोली थी कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब रंग रूप के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, सब काठी के लोग रहते हैं, सब नैन नक्श के लोग रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, या तो किसी देश के पास समंदर होता है, पर्वत होता है या मरुस्थल होता है, पूरी दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, समंदर भी है। तो हमारा सोना कोई अंग्रेज लूट के नहीं लेके गया, हम सबके पास है। तो ये पंक्ति जब मैंने बोली थी तो मेरे को लगा कि कुछ तो है। मैंने पहली दफ़ा समंदर देखा था हरा हरा कलर का, मेरे रूम के नीचे मछलियाँ ऐसी दिख रही थी। मैंने ये कल्पना भी नहीं की थी जो मोमेंट मुझे जीने को मिले। मैं वापस आई तो हमारे पापा को फ़ोन करके बोला स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के दिन की, तो आपकी लड़की को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है। हमारे गांव के जो लोग हैं, जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठते हैं, और एमएलए के पास जाएंगे तो और भी ऐसे जाके बैठ जाएंगे, साफ साफ यो कर दीजिए, साफ साफ वो कर दीजिए। उस दिन जब मेरे को ये अवार्ड मिला था, मेरे पिताजी के बगल में कलेक्टर और हमारे यहाँ के एमएलए खड़े थे। वो थर थर काँप रहे थे और उनके बगल में जब मुझे अवार्ड मिल रहा था और मेरे पापा जी आए थे, लाइलॉन का वही जूता, नीचे हमारा पजामा, काला कलर का कुर्ता, उस पर स्यापी डली हुई और दुबले पतले से। और उसके बाद मंच से उतर से उन्होंने मेरे से कह दिया था, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये वो मोमेंट था जिसके बाद मेरे पापा ने मुझे कभी रोका नहीं और फिर आगे बढ़ने दिया। अब मैं 23 वर्ष की हो गई थी और मैं खोज कर रही थी कि मुझे कुछ करना है, पर वो कुछ मुझे मिल नहीं रहा था। तो इस दरमियान मैं MSW कर रही थी और मुझे बस का किराया निकालना था। तो इसी एक मीडिया चैनल में मैंने इनपुट पे काम किया था, जहाँ मुझे दूसरे चैनल की लाइन टाइप करनी होती थी चुरा कर और यहाँ पर लिखनी होती थी। तो ये काम मेरा था उस समय। तो इसकी वजह से मेरी हिंदी थोड़ी थोड़ी अच्छी हुई इनपुट पे काम करते हो। पर जिस दिन उनकी रिपोर्टर नहीं आती थी, वो माइक पे रटा के शब्द बोलते थे कि ये पूछ के आ जाना। अखबार कभी पढ़ने का शौक़ नहीं था और कभी इतना पढ़ने का शौक़ भी नहीं था। अब जो किताब है, जैसे इनकी संग्राम किताब पढ़ रही हूँ, उसी किताबें पढ़ने का शौक़ तब से लगा क्योंकि शब्द चाहिए थे। तब डेली अखबार में पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। तो मुझे क्लिक हुआ, ओके लड़कों ने किया है, लड़की ने क्यों नहीं किया। गूगल किया तो पता चला बछेंद्री पाल मैडम ने 32 साल पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था। मतलब मध्य प्रदेश की सोचने में भी 32 साल पीछे है देश से। मेरे मन में ये जहन में ख्याल आया कि हमारी यहाँ ये ख्याल तक नहीं आया 32 साल से कि मेरे को भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए, और किसी लड़की को क्यों नहीं आया। अब मेरे जहन में आ गया तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। तो मेरे एक ही खासियत है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और वही मेरी ताकत है जिसने मुझे आगे बढ़ाया। अब वहीं से शुरुआत होती है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। एवरेस्ट का एक्सपीडिशन करने से पहले आपको 6000 मीटर के 2 माउंटेन सबमिट करने होते हैं। आपको इसके लिए कोर्सेज होते हैं, बेसिक और एडवांस कोर्सेज, वो आपको करने होते हैं। और ये 25 लाख रुपए की एक बड़ी राशि होती है जो एवरेस्ट के लिए लगती है। तो मैंने सोच तो लिया था, मुझे करना तो था। तो वैसे कोटा नहीं मिलता क्योंकि सीट बड़ी कम होती है, तो मैंने एनसीसी में अपने आप को रजिस्टर करवाया था और एनसीसी की सीट खाली जाती थी, तो मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स एनसीसी के थ्रू हुआ। अब पता चला कि 25 लाख रुपए लगते हैं, कैसे इकट्ठा करेंगे। तो गांव की थी तो इसका फ़ायदा बहुत मिला मुझे, क्योंकि आपको कुछ सूझनी पड़ती है तो आप ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, तब कौन देगा आपको पैसा, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो उस समय समझ में आया कि आपकी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। तो सोचा कौन दे सकता पैसा, कौन दे सकता पैसा। तो सामने वाले एक हमारी मैडम ने कहा कि जब दूसरे को फ़ायदा होगा तब वो आपके लिए पैसा देगा। ये रूल आज तक मैंने डिसाइड किया है, कुछ भी तब व्यक्ति आपके लिए करेगा जब उसको भी बेनिफिट होगा। तो जिसने प्रथम पृष्ठ पर इश्तिहार दिया था 500 अखबारों में, और उनमें छोटे छोटे नीचे नंबर थे, उन सब के नंबर मैंने नोट किए और सबको फ़ोन करके बोला था कि सर मैडम, मुझे नहीं पता था उस समय कि HR क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, ये सब नहीं पता था, पर ये पता था कि हर जगह का हेड कोई ना कोई होता है। तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे आपके हेड से मिलना है, क्या आप मिलवा सकते हो। कुछ मना करते थे, कुछ हाँ करते थे, और जो हाँ करते हैं मेरे जीवन में मैं उनका नाम नोट करके रखती हूँ। जब मैं एवरेस्ट सबमिट कर गई थी तो भी उनका थैंक यू बोलने के लिए मैं मिली थी, क्योंकि जो द्वारपाल पे भी लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो व्यक्ति कोई मदद करता है उसके पीछे कुछ तो एक अच्छा इंसान है।
ऐसे करके व्यक्ति हाँ करते थे, ना करते थे और अंत में कुछ कहते थे हाँ मीटिंग कर लो। अब मैं आपसे अप्रोच कैसे करूँ? आप में से कितने लोग हैं जिनने सुल्तान मूवी देखी है? ओके, तो जिन जिनने सुल्तान मूवी देखी है मैं उनसे पहले प्रश्न पूछती थी कि आपने सुल्तान मूवी देखी? तो बोलते हाँ, सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, सलमान खान पे कोई भरोसा नहीं करता है, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन जाऊंगी, रिबॉक के बाद आपका लोगो मेरे साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगा, बताइए आप मुझको स्पॉन्सर करेंगे क्या? तो ऐसे करके कुछ कुछ लोग हाँ करते थे, ना करते थे, और मुझे 17,000 की पहली राशि इकट्ठी हुई थी और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे स्पॉन्सर करके भेजा था। अब आती है पहाड़ की चैलेंजेस। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 महीने का एक्सपीडिशन है, जहाँ हमारे 2-2 किलो के जूते होते हैं, हमारा 36 किलो का बैग होता है, 15 दिन का हमारा ट्रैक होता है, जहाँ पे हम बेस कैंप पे पहुँचते हैं, जहाँ आपका दिल वैसे धक धक करता है जैसा 16 मंजिला इमारत पे आप चढ़ते हो तो धक 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 करता है। हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचने के बाद हम लोगों का जो कुछ भी खाना यहाँ का रो फूड होता है वो खाना बंद हो जाता है। तो जब हम 15 दिन के ट्रैक पे 2018 में मैं बेस कैंप पहुँचती हूँ, वहाँ हमें हमारा शेरपा मिलता है। शेरपा जो एल्टीट्यूड के गाइड होते हैं, जो हमें लेके चलते हैं, जो बताते हैं कि हिडन क्रेवासेस कहाँ हैं, अनहिडन क्रेवासेस कहाँ हैं। हम क्लाइंबिंग हमेशा रात को करते हैं क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, दिन के समय एवलांच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मेरे को मेरे शेरपा मिले, हम लोग बेस कैंप पहुँचे, एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड करने के बाद 6000 मीटर कैंप 1 जाते हैं, जब कुंभू ग्लेशियर को पार करते हैं। एज ए वूमन क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मेरा डाइविंग में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था या पहाड़ चढ़े थे, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि प्रकृति भी महिलाओं को ज़्यादा चैलेंज करती है। जब आप डाइविंग करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप गर्भवती तो नहीं हो, यदि आप गर्भवती हो तो वो गर्भपात हो जाएगा। और ऐसे ही हम जब माउंटेनियरिंग करते तो हमारा मासिक धर्म 2 महीने कंटिन्यू आता है, हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से। पहले नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की कोई चीज़ होती, तब मैं सैनिटरी पैड यूज़ करती थी जिसकी वजह से छिल जाते थे पैर, और मन करता था कि बिल्कुल चिंपांजी की तरह 2 पैरों को दूर करके चलो। सो फिर भी 60% रेशो महिलाओं का एवरेस्ट सबमिट का है, 40% पुरुषों का है। बड़े बड़े जब लेडर यहाँ से लेके वहाँ तक पार करने होते, एक छोटी सी रस्सी होती जो बीच में लगी हो, तो लेडर से जिग 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 करते। लेडर मतलब एक तरह की निशानी होती है जिसको आपको पार करना होता है। क्रैम्पोन होते हैं आपके पैर के नीचे जो कि बर्फ़ में पकड़ते हैं, पर क्रैम्पोन ही सबसे ज़्यादा लेडर में फंसते हैं। उनको पार करके हम 6100 मीटर पे पहुंचते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा एवलांच आने के चांसेस होते हैं, कुंभू ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, जहाँ आपका पेट का एसिड बाहर निकल के आता है, आपकी खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। एज ए वुमन मेरी चेहरे की 10 स्किनें निकली हुई है चमड़ी जैसी, क्योंकि हमें सनबर्न बहुत तेज़ी से होता है वहाँ पे। हर बार जाते हैं, हर बार लेयर निकल के आती है। 6100 मीटर पर आधे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पॉसिबल है, लोगों को समझ में आ जाता है। उसके बाद अगला होता है 6500 मीटर, जहाँ लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जितने रेस्क्यू होने थे यहाँ से हो सकते हैं, इसके बाद नहीं होता। अगला होता है 6500 मीटर के बाद सीधा 7100 मीटर, जहाँ कैंप 3 शुरू होता है। थैंक यू सर। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है, जहाँ आपको 2 उंगली के पैरों की उंगली के ऊपर रहना होता है। 4 घंटे की क्लाइंबिंग होती है, पर स्नो बहुत हार्ड हो जाती है, उसे क्लाइंब करना होता है। जहाँ हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, जहाँ चंद सेकंड के लिए भी आप उंगली रखते हो तो चिलब्लेन और फर्स्ट बाइट की फर्स्ट स्टेप पार करते हो। 6500 और 7000 मीटर के अबव जो पेच है उसे डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? सेल्स बना हुआ है। तो हाई एल्टीट्यूड पे हम खाना नहीं खाते हैं, हम केवल बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते हैं, उसमें सूप डालते हैं और वो पानी पीते हैं। सो पहले बॉडी का फेट खत्म होता है, मसल खत्म होता है। 7900 मीटर के बाद हमारी बॉडी के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिस इसीलिए उसे डेथ जोन कहा जाता है। हम सुनते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, वो गार्बेज डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। जिन लोगों की डेथ 7900 मीटर के अबव हुई है, उनकी डेड बॉडी कभी रिकवर नहीं की जा सकती। रास्ता वही होता है, बर्फ़ भी वही होती है, तो ग्लेशियर में वो डेड बॉडीज़ थोड़ी पारदर्शी दिखती भी है। रास्ता वही है, कभी कभी उनको बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार उनके ऊपर से भी क्रॉस करना पड़ता है। 7900 मीटर के बाद सीधा 8100 मीटर आता है, जहाँ कैंप 4 होता है। कैंप 4 में जितने भी लोगों की डेथ होती है उनको स्लीपिंग बैग में बंद करके, जैसे गेहूं की खप्पी कैसे एक के ऊपर एक रख देते हैं, वैसे रख दिया जाता है, ताकि जितने दूसरे क्लाइंबर आते हैं वो हमें विंड से बचाते हैं, हवा से बचाते हैं, क्योंकि वहाँ हवा की रफ्तार 180 प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। टेम्परेचर -40 तक पहुँच चुका होता है। जब मैं 2018 में माउंट एवरेस्ट गई थी तो मैं 8100 मीटर पे थी, और सामने एवरेस्ट दिख रहा था, 700 मीटर था। मेरे साथ मेरा शेरपा दाई था, और उसने बोला कि तुम्हारी स्पीड स्लो है, यदि हम सबमिट तो कर लेंगे 2.5 घंटे में, पर हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। ये वो टाइमिंग था कि मेरे को 25 लाख रुपए दिख रहे थे। ये वो टाइमिंग था कि मैं कितनी मुश्किल से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आई हूँ,
और मेरे शेरपा ने मुझसे कहा अंत में कि मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। और जब मैं जिद कर रही थी, और जिस समय हमारे यहाँ के आसपास के बच्चे बहुत जिद करते हैं, या आप और मैं भी कभी जिद करते हैं, तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मेरे शेरपा ने एक लाइन कही थी जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहाड़ वही है, ज़िंदगी रही तो तुम दोबारा चढ़ लेना। और उसके बाद मेरा शेरपा मुझे लौटा कर आ गया। और मैं जब वापस आई तो काठमांडू में पता चला कि अखबारों में तो छप चुका है कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। 2 ऑप्शन थे, या तो आत्मग्लानि रेकर ज़िंदगी भर इस झूठे नाम को मैं जी सकती थी कि मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया है, या मैं बोलूँ कि मैंने नहीं किया है। जब मैं काठमांडू पहुंची तो मैंने सबसे पहले लिखा मेरे फेसबुक पे कि नहीं, मेरा 700 मीटर माउंट एवरेस्ट रह गया है। जो लोग अभी मेरे गांव जा रहे थे वो सबसे पहले टॉर्चर करने के लिए मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचते हैं, तो हमारी छोरी 700 मीटर नहीं चढ़ पाई। तो दूसरा जीवन का एक सबक मिला कि हमारे कुछ भी असफलता पे हमारे साथ के लोगों को भी बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है। जब मैं गाँव आई वापस तो मेरी मम्मी पापा ने मेरी कोनी तक हाथ जोड़ लिए थे कि बस बेटा बस कर, तू बहुत नाक नीची कर दी हमारी। हम फ्लैट में नहीं रहा शहरों की तरह कि कोई आसपास को मनक हमें पूछेगो नहीं। हम गांव में रहें, 10 जो लोग आके हमें यहाँ बोल बोल के जाए हैं। मैं दूध न पाने जानो डेयरी पे बंद कर दियो कि लोगों से मिलाऊँ कैसे नजरें। मुझे लगने लगा कि मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया, मैंने तो बोला कि नहीं हुआ मेरा। तब उस समय क्या करूँ, तो मैंने बाथरूम में अपने आप को रोका, बंद किया, भयंकर में रोई। और मुझे कारण समझ में आया कि पहला मेरी स्पीड स्लो थी, दूसरा मैं शाकाहारी हूँ, तो मैंने कुछ भी एनर्जी के लिए भी प्रॉपर काम नहीं किया था। तो अब ज़ीरो से शुरुआत करनी है। तो ज़ीरो से शुरुआत करने के लिए मैंने मेरे पापा को बोला कि नहीं, मैं जा रही है ट्रेनिंग करने के लिए। और मेरे पापा भिड़ गए कि नहीं, अब तू ब्याह कर, बस अब गई साल हो गया, हमने छोरा ला के गई साल रोक दिया, बस और तमाशो नहीं कर। मैंने मेरे पापा की बात पहली बार जीवन में नहीं मांगनी थी, और मैं अभी दूसरी बार। और मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी। और उन्होंने कहा जा था जानो तो जाओ, पर हमसे कहीं आशा मत रख जाए। मैं अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाती हूँ। 4 जुलाई 2018 को मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी। जब आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते तो पीछे से व्हीलर आपको सेफ्टी देता है और आप क्लाइंबिंग करते हो। तो जब मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी तो मेरे व्हीलर के हाथों व्हीलर छूटा, मेरा 12 फीट से फॉल हुआ। और नीचे पत्थर पे गिरोगे तो क्या होगा, आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। 4 जुलाई 2018 को मेरी ये रीढ़ की हड्डी 3 जगह से हेडलाइन फ्रैक्चर होकर टूट गई थी। ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने तुरंत मनाली के अस्पताल में भेजा, जहाँ मुझे पता सीटी स्कैन में पता चला कि मुझे 3 हेडलाइन फ्रैक्चर्स हुए हैं। टीचर्स की मैं नौकरी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत सीट हार्नेस जो हमारा होता है उसको बनाया और मुझे मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। मुझे आज तक, मैं 30 साल की हूँ, उससे ज़्यादा दर्द मुझे अभी तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि दर्द के मारे मेरा रोना बंद हो गया था और मेरे दांत आपस में चिपक गए थे। मैं सोचती हूँ कि मनाली से घूम के जो लोग जा रहे होंगे, ठंड तो थी, सब लोगों को कम्बल की ज़रूरत पड़ती है बस में, पर सारे लोगों ने उनकी कम्बल निकाल के ऐसे बिछा दी थी कि मैं लेट जाऊँ। मैं मनाली से दिल्ली, मेरी किसने मदद की मुझे नहीं पता। मुझे ऑटो पकड़ाया गया, मैंने ऑटो वाले के पैसे नहीं दिए। ऑटो वाले ने मुझे दिल्ली बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर बिठाया स्लीपर में, किसने मुझे जगह दी मुझे नहीं पता। और मैं दिल्ली से भोपाल की ट्रेन में आई और मैंने यहाँ सबसे पहले फ़ोन किया उन लोगों को जो बोलते थे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुम हमें याद करके तो देखो एक बार। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन या मैसेजेस उन्हीं लोगों को किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्या आप मदद के लिए आ सकते हैं। तो उस दिन जीवन का एक और सबसे बड़ा सबक मिला, ये सारे लोग फर्जी होते हैं, केवल एक प्रोफाइल पिक्चर होते हैं जो आपका समय बर्बाद करते हैं, आपके बुरे टाइम पे साथ नहीं आते। मेरे पापा मम्मी को फ़ोन किया, दूसरा तो उनने कि बस घरे मत जा जाए, और भी बहनों ने 3 महीना तो बिस्तर पे रहेगी, अब सबके का खाना कई कर खाई इनकी छोरी पची, क्या 3 महीना बिस्तर पे है, थारे जहाँ जानो है जहाँ जाजे बेटा, बस तो घरे मत आ जाए। मैंने पटरी को 2 मिनट देखा और मुझे लगा कि ना मेरे पास, मैंने ईश्वर को बहुत मैं मानती हूँ, पर मैंने पहली बार ईश्वर को कोसा था कि भगवान नौकरी है नहीं, शरीर आपने तोड़ दिया, सपना आपने तोड़ दिया और मुझसे क्या लोगे, सब तो छोड़ दिया आपने। मैंने पटरी को देखा और मुझे लगा कि कुछ गलत कदम उठाना चाहिए क्योंकि मैं ज़ीरो पे थी। और फिर मुझे इमेजिन हुआ कि मान लो मैं ये कदम उठाती हूँ तो टुकड़े होंगे, टुकड़े घर पहुँचेंगे तो पापा बगल में बैठ के कैसे रोएंगे। तो ये दृश्य मेरे को जब इमेजिन हुआ तो मैं उन टुकड़ों से जुड़ के आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने दूसरा फ़ोन मेरे गुरुजी को किया जो मेरे टीचर हैं,
उनका नाम जलज चतुर्वेदी सर है। मैंने उनको बोला सर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पापा ने मना कर दिया गाँव, मुझे आप लेके चल सकते हैं क्या? वो तुरंत भागे भागे उनकी वाइफ के साथ आए। ज़िंदगी का एक और सबक, कोई भी पुरुष जब तक किसी जवान लड़की की मदद नहीं कर सकता जब तक कि उसकी धर्मपत्नी ना चाहे। तो महिला महिला की दुश्मन नहीं बल्कि ताकत भी होती है। सर के साथ उनकी वाइफ आई और मुझे मेरा MRI हुआ, तब पता चला कि जो क्रैक हेयरलाइन थे वो डैमेज में क्रैक में बदल गए थे सफ़र की इस उठापटक की वजह से, खासकर बीच वाला फ्रैक्चर। मुझे 9 महीने उन्होंने उनके घर पे रखा और डॉक्टर ने बोला था कि टेलबोन का फ्रैक्चर जरा सा भी होता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो सकती थी। तो भगवान जी को फिर से थैंक यू बोला कि भगवान बुरा करता है पर इससे भी बुरा हो सकता था, जो बच गया। अब जिस चीज़ के लिए मुझे आपके पास बुलाया है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम कहते हैं, हम वैसे होते जाते हैं। यहाँ छोटे से प्यारे से मेरे साथी बैठे हैं, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं, कहानियाँ वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं और पता नहीं कब कौन सा शब्द हमें क्लिक कर जाए। तो मेरे जीवन को 2 पिक्चरों ने बदल के रख दिया था और कुछ किताबों ने बदल के रख दिया था। पहली थी चक दे इंडिया, जिसमें सलमान खान उन लड़कियों को बोलता है कि ज़िंदगी के 70 मिनट लड़कियों दिखा दो इस दुनिया को। मैं बोलती थी ज़िंदगी के 2 महीने है मेगा, दिखाना है इस दुनिया को। और हमारे यहाँ हट जोड़े की दवाई घी में दी जाती है, 1-1 कप घी में। तो मैं रोज़ 1 कप घी पी रही थी और बिस्तर पे मस्त लेटी हुई थी। दूसरी थी मांझीदा माउंटेन मैन, जिसमें वो बोलता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है कि राम राम का नाम इतनी बार लो कि रोम रोम में बस जाए। तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने राम राम का नाम इतनी बार नहीं लिया था, पर मैंने उस लाइन को इतनी बार दोहराया था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। कि मैं जब दूसरी बार 2019 में गई तो मेरे को यही लाइन क्लिक कर रही थी। अब मैं 9 महीने बाद बिस्तर से उठी तो मैं 95 किलो की हो चुकी थी। मुझे कोई ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं था। तब मुझे दूसरे मेरे कोच SK प्रसाद साहब मिले। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे तो कुछ भी हो सकता है। पहला रूल था कि 4 बजे मतलब 3 बजे उठना होगा, 4 बजे स्टेडियम आना होगा और कोई से त्यौहार किसी से बात करना बंद करना होगा। 2 रूल को फॉलो करने के बाद मैं हर दिन 4 बजे टीटी नगर स्टेडियम पहुंचती थी। 10 किलोमीटर मेरी दौड़ने की हिम्मत नहीं थी पर मैं वॉक करती थी। ये सब हमारे मेंटल बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किया गया। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद मैं 42 किलोमीटर रन करी थी। मेरे को बहुत जुएँ पड़ गई थी तो मैंने मेरे बाल कटवा लिए थे जो बॉय कट में थे। जब मैं 42 किलोमीटर हुई तो फिर से मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया और 2019 में मैं दोबारा फिर से माउंट एवरेस्ट के लिए गई। वही 2 महीने का एक्सपीडिशन, 36 किलो का बैग, 2 किलो के जूते, वही 2 महीने का एक्सपीडिशन जहाँ 4 कैंप होते हैं। 4 कैंप पार करने के बाद -7,000 मीटर के ऊपर वही डेड बॉडीज़ को पार करने के बाद 22 मई सुबह 5 बजे -52 डिग्री टेम्परेचर में उसी भोजनगर गाँव से, जहाँ उंगलियां कट करनी पड़ जाती इस टेम्परेचर में, भारत का झंडा लेके मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के आई थी। थैंक यू सो मच। जहाँ से दुनिया के सारे पहाड़ छोटे छोटे नज़र आते हैं, दुनिया गोल नज़र आती है। हम लोग सोचते हैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती होगी, तो शून्य में आप पहुँचने की महत्वता को कुछ सेकंड के लिए ही सही पर महसूस कर पाते हो। अब मैं आपको पहाड़ से लेकर नीचे आती हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? अगली बार ट्रेनिंग के साथ गई थी। एक तो फिजिकल फिटनेस और दूसरे गोंद के लड्डू। तो मैंने जब काठमांडू से बेस कैंप तक का मेरा 15 दिन का सफ़र था, उस समय मैं भूखी नहीं रही जो पिछली बार मैंने किया था। मैं हर दिन गोंद का एक लड्डू खाती थी जिसका मैंने 13,000 रुपये फ़ाइन भरा था डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरे बैग का और मेरे इक्विपमेंट का वज़न ज़्यादा हो गया था। तो ये मेरी ट्रेनिंग का ये पार्ट मैंने इस बार जोड़ दिया था। अब जब मैं वापस आने की बताती हूँ आपको कि जब मैं वापस आ रही थी, जिसका जिक्र इस किताब में है द एवरेस्ट गर्ल, जिसे ब्रजेश राजपूत जी ने लिखा है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं इस किताब में जिन चीज़ों को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, नहीं कह सकते हैं। कई बार आप मेरे हाथों पे यदि ऐसे कोई उठाएगा तो आपको जले हुए निशान दिखेंगे, या कोई मुझे ऐसी देखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ लिखी गई हैं और पढ़ी गई हैं, जिन्हें कभी बोला नहीं गया है। तो पहाड़ से नीचे आना जितना ज़रूरी है वो इसलिए मैं कहूँगी कि पहाड़ पे, किसी भी पहाड़ पे सबका एवरेस्ट अलग अलग होता है। इनका साहित्यिक जगत का था, मेरा बर्फ़ वाला था। और किसी भी टॉप पे हम बहुत देर तक नहीं रुक सकते, कभी ना कभी तो हमें नीचे आना ही होगा। तो उस नीचे आने वाले बेस कैंप को हमें तलाशना होता है। जब मैं नीचे आ रही थी तो उस समय 2022 में वेदर विंडो होती है जो बड़ी छोटी थी, केवल 2 दिन की, जिस दिन का आपको ट्रैफिक जाम का फ़ोटो देखने को मिला होगा। उस साल 11 लोगों की डेथ सिर्फ लाइन में खड़े हुए में हुई थी, क्योंकि हर जैसे पहले के ज़माने में बहुत दिन तक
मौसम मिलता था, सारे किसान बुआई कर लेते थे। अब सब कुछ आने के बाद भी एक साथ सारे ट्रैक्टर खेतों में दिखते हैं क्योंकि छोटा टाइम होता है। वैसे पहाड़ों पे वेदर विंडो 2 दिन की हुई थी उस साल, तो सारे क्लाइंबरों को क्लाइंब करना था। 11 लोगों की उसी दिन खड़े खड़े डेथ हुई थी। और हम जब वापसी में आ रहे थे तो धक्का मुक्की में मेरा चश्मा गिर गया था। यहाँ आपका चश्मा गिर जाएगा तो आप थोड़ा हीरो या हीरोइन कम दिखोगे, पर पहाड़ पे जब आपका चश्मा गिरा है तो क्या होता है, सूरज की किरणें बर्फ़ पे रिफ्लेक्ट होकर आपकी रेटिना को झुलसा देगी, जिसकी वजह से आप 4 दिन के लिए अंधे हो सकते हो, जीवन भर के लिए हो सकते हो, या 1 दिन के लिए आपकी रोशनी जा सकती है। उनको जब स्नो ब्लाइंडनेस हुआ तो जब स्नो ब्लाइंडनेस होती है तो आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी हो जाती है, कांटे नुमा चुभता है, कंटिन्यूस में से पानी निकल रहा होता है। मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुआ तो मेरे शेरपा ने मुझसे कहा कि बहनी हम स्लो स्लो कैंप 4 पहुँचते हैं। बहनी मतलब बहन नेपाली भाषा में। हम नीचे पहुँचते हैं, कोशिश करेंगे कि हमें समझ में जाए कि तुम्हारा स्नो ब्लाइंडनेस कौन सा है। हम जब नीचे पहुँचे और रात में हमने आसपास जब लोगों की डेथ होती है तो मरने से पहले लोग चीखते भी हैं, तो अधिकतर क्लाइंबरों की डेथ होती है कि वो ऊपर से आने के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं। कैंप 4 में अधिकतर लोग सबमिट किए हुए लोगों की डेथ बॉडीज़ हैं, क्योंकि आने के बाद जीने की चाह नहीं बचती तो लोग अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं। और सबसे मीठी मौत पहाड़ों पर होती है, आप ऐसे कर्रा रहे होते हो और आपकी डेथ हो चुकी होती है। तो जब हम लोग कैंप 4 पहुँचे तो मेरे दाई ने, निम्मा दाई ने मेरा ऑक्सीजन का पॉइंट 0.5 कर दिया कि सिर्फ सांस आती रहेगी, बस मैं मरूंगी नहीं। पर आसपास कई क्लाइंबरों की डेथ की आवाज़ आप सुनते हो तो आपको कान बंद करके रखना पड़ता है। हमने पूरी रात कैंप 4 में बिताई। अब जैसे ही नीचे आते हैं, सुबह का टाइम हो चुका है। निम्मा दाई ने पूछा दिख रहा है? मैंने कहा दाई अभी भी नहीं दिख रहा, लगता है मेरी जीवन भर के लिए रोशनी जा चुकी है, हम लोग मर जाते दोनों। तो उन्होंने कहा अपन को चलना पड़ेगा। हम जैसे ही नीचे जाने लगे और जिसका हमें डर था वही हुआ, मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। और जब हम सोचते ना मरने से पहले कैसा लगता होगा, तो बस मैं आप और मैं यहाँ ऐसे सांस लीजिए, कितनी आसानी से सांस ले रहे, क्या हम इस सांस को गिन पा रहे हैं? पता नहीं है कितनी सांसें आपको और मेरे को आके जा चुकी हैं। पर वहाँ हम कोशिश भी करते तो हमको सांस नहीं आ रही थी। मैं कैंप 4 से नीचे थी, येलो बैंड उस जगह को कहा जाता है, और मुझे सांस नहीं आ रही थी और मेरे को स्नो ब्लाइंडनेस था। मेरे दाई को ऐसा बोल दिया कि दाई आप चले जाओ, पर वो गया नहीं और लोगों को बोल रहा था कि मेरा बहनी मरने वाला है, किसी के पास भी बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। मैंने एक बार जब मेरे निम्मा दाई को अभी पूछती हूँ कि दाई आपने मेरे को क्यों बचाया, तो वो बताते हैं कि शेरपास के साथ सारे लोग नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, सर्वेंट की तरह। पहली बार उनके जीवन में ऐसा क्लाइंट उनको मिला था जो एक निवाला भी खाता था तो वो पूछता था कि दाई आप भी खा लो। तो कई बार हमारा ये भारतीयों का इंसानियतपन है, वो जान भी बचा सकता है जाने अनजाने। तो मेरा शेरपा सिर्फ इसलिए छोड़ के नहीं गया, वो बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनका घर का बच्चा मर रहा है, तो मेरा शेरपा उसका मार्क्स उतारता था सेकंड के लिए बस, कि जाने वाली है तो उससे पहले सांस दे दो। और वो जितने क्लाइंबर मेरे को क्रॉस करके जा रहे थे, क्योंकि रास्ता वही है, उनको बोलता था कि किसी के पास भी बचा हुआ सिलेंडर हो तो दे दो, क्योंकि हम बचा हुआ सिलेंडर भी वापस लेकर आते हैं और कैंप 3 में सारा एक बैग में लेके फिर नीचे जाते हैं, क्योंकि कैंप 3 के बाद हमें ऑक्सीजन मिलने लग जाती है। कैंप 3 तक जिंदा बच के जाना ज़रूरी होता है। कोई नहीं रुक रहा था, और मैंने भी मेरे शेरपा को बोल दिया था, जब हम मर रहे होते तो हमारी नाभि के पास एक साथ बहुत सारी आंतड़ियाँ खिंचती हैं, इकट्ठी होती हैं। जब हम मर रहे होते तो हमारे नाक, कान, आँख, जितने भी निकलने के द्वार हैं, वहाँ से एक अजीब सा लिक्विड फटने को तैयार होता है। ये मैंने उस समय महसूस किया था और मेरे शेरपा मुझे छोड़ के नहीं गया। उसी समय मेरा शेरपा का दोस्त वहाँ से गुजरा, लाकपा दाई, और उसने बोला कि उसका क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर बचा है। मुझे उनका सिलेंडर तुरंत चेंज किया और हम लोग कैंप 3 पहुँचे। कैंप 3 के बाद कैंप 2 पहुँचे। कैंप 2 के बाद मेरी आंखों की रोशनी आई, मेरा रेस्क्यू हुआ, मैं काठमांडू अस्पताल में पहुँची। 4 दिन बाद मेरे को प्रॉपर दिखने लगा। अब मेरा शेरपा जब मुझसे मिलने आया तो मेरे शेरपा को भी चिलब्लेन की फर्स्ट स्टेप उंगलियों में और हाथों में हो गई थी, क्योंकि वो मेरे पास बहुत देर बैठा रहा। उस एल्टीट्यूड पे यदि आप अपनी उंगली भी मूवमेंट नहीं करते तो वो भी जम जाती है। तो निम्मा दाई ने बोला कि हमें उसको टिप देना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्लाइंबर मरा है। तो लाकपा दाई को हमने टिप दिए 50,000 रुपये उनके सिलेंडर का, और जो उन्होंने हमारी जान बचाई उसकी, क्योंकि वो मेरे लिए देवदूत थे। लाकपा दाई ने बोला अरे वो तो एक इंडियन ही क्लाइंबर था जिसकी डेथ हुई। मैं कभी कभी जीवन में इस संयोग को आज तक नहीं समझ पाई। उसने बोला कि उसका हस्बैंड बगल के रूम में ही है, नीचे की 2nd फ्लोर पर, आप जाके मिल लो। मैं मिलने के लिए गई। वहाँ मेरे सामने शरद कुलकर्णी जी बैठे हुए थे। शरद कुलकर्णी जी और अंजलि कुलकर्णी जी मुझे बेस कैम्प में भी मिले थे। शरद कुलकर्णी जी और अंजलि कुलकर्णी जी थाने के क्लाइंबर थे। उन्होंने मराठी और इंग्लिश में किताब भी लिखी है। हर साल मैं शरद कुलकर्णी सर के यहाँ साल में एक बार खाना खाने के लिए जाती हूँ और वो निहारते रहते हैं मुझे कई घंटों तक। हमने उनको पैसा दिया,
मुझे जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिला था वो अंजलि कुलकर्णी जी का मिला था। उनकी डेथ वापस आई है। आप सब गूगल करेंगे अंजलि कुलकर्णी एवरेस्ट, तो आपको वो एवरेस्ट के डेथ, मतलब उसके केवल उन्हीं का वीडियो आज तक सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, क्योंकि जस्ट उनकी डेथ से पहले उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ा था और वो वीडियो उनकी शेरपा ने कैप्चर कर लिया था। वो अभी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। और अंजलि कुलकर्णी की मैम की डेथ हो चुकी थी, उनका सिलेंडर मुझे मिला था। मैं जब जब थाने जाती हूँ तो शरद कुलकर्णी सर मेरे कंठ को देख रहे होते हैं, और उसका किताब उनने मराठी और इंग्लिश में किया है कि मैं जब जब मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें मेघा के अंदर चल रही है। मुझे भी लगता है कि मेरी सांसें बहुत कीमती है। और मैं हर साल थाने जाती हूँ, उनके घर खाना खाती हूँ, अंजलि ताई को थोड़ी देर महसूस करती हूँ। आज मैं जीवित हूँ तो शायद उनकी ही सांसें मेरे अंदर हैं। बाद में मैं जब गांव पहुंची तो खूब डीजे से स्वागत हुआ। मेरे पापा को खूब कंधे पे लोग उठा के घूमे, बहुत सारे अखबारों में छपे, 5 महाद्वीप के पहाड़ चढ़े, समंदर में गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और अंत में मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ आज 30 वर्ष की। मैं कोशिश करती हूँ जिस समाज जिस वर्ग से मैं आती हूँ वहाँ मैं कुछ देकर जाऊँ, क्योंकि मेरी सांसें बहुत कीमती हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्ति के साथ इस चीज़ को ख़त्म करूँगी कि प्यारे साथियों, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। भेजा किसने है? ये कहीं से मैंने सुनी थी पर ये मेरे जहन में उतर गई है, मैं रिपीट कर रही हूँ। जितने भी साहित्यकार लोग बैठे हैं, मेरे दिमाग में शब्द नहीं आते पर मैं एग्जैक्ट आपके शब्दों को चेप देती हूँ। पर उसी में से एक व्यक्ति हैं जिनके शब्द मेरे दिल और दिमाग को छू गए हैं। शब्द उनके हैं, मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि प्यारे साथियों, इस दुनिया में आपका स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अनोखी और बहुत ही प्यारी जगह है। भेजा किसने है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए ऐसे सवालों पे अपना समय बर्बाद मत करिएगा। हम सबके पास सीमित समय है और जितना भी है कम ही है। हर पल को जिएगा, मस्त खुल के नाचिएगा, खुल के गाइएगा, खुल के गाइएगा, और जानिएगा कि इस दुनिया में आपको एक ही मकसद के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी खूबसूरत, और भी प्यारा, और भी सुंदर बनाने के लिए। समंदर कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखिएगा, तूफान कितना भी तेज हो हाथ उठाए रखिएगा। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? चाय छानने वाली छलनी समझते हैं आप? तो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।